इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर। नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। मोबाइल व्यवसायी अभिषेक हत्याकांड का खुलासा, दोस्त ही निकला साजिशकर्ता। कर्ज में डूबे रहने पर रच दिया शातिर प्लान। कुछ भी कर ले पुलिस, अपराध पर नहीं लग रहा अंकुश। मंगलवार को एक ऑटो चालक को अपराधियों ने मार दी गोली। और 16 जनवरी से मुजफ्फरपुर में शुरू हो जाएगा कोरोना टीकाकरण। जिले के 10 केंद्रों पर लगाए जाएंगे टीका। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को मुजफ्फरपुर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली। मोबाइल व्यवसायी अभिषेक अग्रवाल हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी वाली बात यह है कि अभिषेक की हत्या की साजिश रचने वाला उसका अपना ही दोस्त निकला। एसएसपी जयंत कांत ने अभिषेक अग्रवाल हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि अनुसंधान के क्रम में किशन कुमार लालू का नाम सामने आया। उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। उसने बताया कि नई बाजार सब्जी मंडी निवासी भावेश साहू के पुत्र राहुल साहू की भी अप्सरा मार्केट में मोबाइल दुकान है, जो ज्यादा चलती नहीं है। उसके ऊपर काफी कर्ज हो गया है। किशन कुमार लालू और राहुल साहू ने अभिषेक अग्रवाल को लूटने का प्लान बनाया। घटना के दिन ये दोनों ने मिलकर अभिषेक का रेकी किया और शूटर के संपर्क में रहे। किसी को शक नहीं हो, इसलिए राहुल साहू व्यापारियों के कैंडल मार्च में भी शामिल रहा। किशन कुमार लालू के पास एक घटना में प्रयोग किए गए देशी कट्टा और छीनी गई राशि में से 5,000 रुपए भी बरामद किए गए। पुलिस ने इन सभी को घटना स्थल पर ले जाकर क्राइम सीन भी रिक्रिएट कराया। सुनिए राहुल की जुबानी कि उसने कैसे की प्लानिंग। फिर आपको सुनाएंगे कि डेन न्यूज से खास बातचीत में मुजफ्फरपुर एसएसपी ने क्या कुछ कहा। बस इनसे जान पहचान हुआ था, मार्केट में घूमते थे। तो उनके किससे जान पहचान? लालू जी से। अच्छा। ठीक है, तो ये घूमते रहते थे मार्केट में। तो हमको एक राजेश नाम का आदमी है जिनसे इनका जान पहचान है, वही आदमी बुलवाया था। ठीक है, तो बोले थे कि 10% तुमको मिल जाएगा। हम बोले मेरा 10% में कर्जा नहीं सधने वाला है। अच्छा। हम छोड़ दिए इस काम को। हम बोले कि नहीं, सब काम नहीं करिए। लेकिन अचानक से उस दिन जो वारदात हुआ, हम नॉर्मल खा पी के आराम कर रहे थे, फेसबुक चला रहे थे, तो हम देखे तो इनके पे फ़ोन किया अगला कि ऐसे ऐसी गोली चला दिया है। हमको बोला गया कि हम लूटेंगे खाली, हम मिर्चाई पटा के हल्का सा चक्कू मारेंगे, खून बहेगा तो दे देगा ही बैग। लेकिन वो लोग कुछ किया नहीं, छीना भी नहीं या न दिखाया, और डायरेक्ट गोली मार दिया। इनको फ़ोन किया, फिर हमको फ़ोन किया। हम बोले कि तो बहुत ख़राब काम किया ना, बहुत गंदा काम। उसके बाद से हम बहुत डर में रहे। हम सोचे भी कि हम किसी ऐसा आदमी के साथ मिल के हम थाना पे भी डायरेक्ट आ जाएं, लेकिन हमारा हिम्मत नहीं काम किया सर। अगला दिन कैंडल मार्च में आया, कौन गोली मारा जी? लालू सर हम राजेश का 3 आदमी था जी। 3 आदमी को हम नहीं चिंतित। राजेश कहाँ का है? जीरो माइल का है। उसने ही गोली मारा था? वो मरवाया, 3 लड़का को बुलाया था। उसको कैसे टेंडर मिला इसका? उसको हम बताए थे राजेश को। आप कैसे जानते हैं राजेश को? वो ठेकेदारी लाइन करता है ना, ठीक सेंटिंग का काम। मुजफ्फरपुर एसएसपी ने मोबाइल दुकानदार हत्याकांड का सफल उद्भेदन कर लिया। एसएसपी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे इस पूरे घटना को तफसील से देखा?
इस मामले में जो हम लोगों ने को पता लगा है कि 7 जनवरी को रात में लगभग 9 बजे एक मोबाइल शॉप के ओनर थे जिनको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी जिनकी, और उसके बाद में उनसे जो है लगभग 50,000 रुपये उनके बैग में, उनके ब्रदर के बैग में थे, जिसको लूट लिया गया था। और इस मामले में सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, एएसपी वेस्ट और डीएसपी टाउन, एसएचओ टाउन के साथ में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी। इस टीम ने लगातार घटना का मौका वारदात का मुआयना किया, वहाँ से कुछ एविडेंस मिले। इसके बाद में कुछ हम लोगों को सिटी एसपी की टीम को एक सूचना मिली थी कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, और उन लोगों को बीती रात पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में जब उनसे इंट्रोगेट किया गया तो उन्होंने पूरी घटनाक्रम को हम लोग को बताया कि इस मामले में जो बगल की ही शॉप के एक मोबाइल ओनर, दूसरे मोबाइल ओनर थे जिनका नाम राहुल था, और उन्होंने उसने जो है उसको पैसे की ज़रूरत थी, वो कर्ज में डूबा हुआ था। उसने मोबाइल ओनर से भी इस मामले में पैसे मांग किया और लोगों से भी पैसे की मांग करी, और उसके बाद में जब ये नहीं हुआ तो उसने पूरी प्लानिंग की, और प्लानिंग के दौरान जो है इसका पीछा किया। पीछा करने के बाद में इसको गोली मारी गई मृतक को, और गोली मारने के बाद में जो है मतलब पैसे को छीन लिया गया। सर, ये प्रोटेस्ट में भी जो राहुल है लगातार शामिल था, सर पुलिस ये शक कर पाई थी कि राहुल इस घटना में शामिल है? हम लोगों को जिस तरीके का एविडेंस था सिटी एसपी की टीम ने और एएसपी ईस्ट वेस्ट और टाउन की ने सभी ने इस मामले पे लगातार उस घटना स्थल का मुआयना किया, कई बार उस बात को देखा, और देखने के बाद ये दौरान में हुआ कि कोई करीबी आदमी है जो पूरे घटनाक्रम को दे सकता है, क्योंकि उसी को पूरे मामले की जानकारी थी। तो इससे हम लोग इस बात पे कंक्लूजन पे पहुँचे कि इस घटना को किसने अंजाम दिया है। और उसके बाद में जब राहुल से पूछताछ की गई अरेस्टिंग के बाद में, तो उसने इंसिडेंट को स्वीकार किया। कुछ कर्ज का विवाद भी बता रहा था वो? जी, कर्ज था उसके ऊपर अराउंड, वो कहता है कि उसके ऊपर अराउंड 10 लाख रुपए कर्ज की बात थी, और उसी में जो इसने मार्केट से भी लोगों से पैसे मांगे थे, जब नहीं देने के बाद में इंसिडेंट को किया। बरामद सर क्या क्या की है पुलिस उसके पास? अभी तक के जो इस इंसिडेंट में एक जो कंट्रीमेड वेपन था जिससे गोली चली थी, उसको बरामद कर लिया गया है। इसको भी हम लोग एफएसएल जांच के लिए भेजेंगे। इसके अलावा जो एक गाड़ी थी वो बरामद हुई है। इसके अलावा जो पैसे थे, इसमें जो पैसे मिले और कुछ उसके डॉक्यूमेंट थे जो बैग के अंदर थे, वो डॉक्यूमेंट्स भी बरामद कर लिए गए हैं। कुछ शॉप का उसका स्टैंप लगा हुआ पैसे थे, वो भी बरामद हुए हैं। सर, मुख्य शूटर किसको किया जा रहा है? इसमें जो और लोग हैं, इन लोगों को अभी हम लोगों ने अरेस्टिंग के बाद में इन लोगों से को रिमांड पे भी लेंगे और इनको इंट्रोगेट करेंगे। जो बाकी अन्य लोग हैं उन लोगों को भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। स्पीड ट्रायल चलाकर सजा भी दिलाई जाएगी? कोशिश रहेगी इसमें जितने भी साइंटिफिक वेज हैं उसको करेंगे, और बाकी जो टीआईपी है उसको भी कराने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू हमसे बात करने के लिए सर। मुजफ्फरपुर एसएसपी जयंतकांत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अभिषेक अग्रवाल हत्याकांड का सफल उद्भेदन कर लिया है। जो इसमें पड़ोस के जो दुकानदार है, जो अभिषेक अग्रवाल के जो जस्ट बगल में जो दुकानदार हुआ करता था राहुल, वो लाइनर का काम किया था। उन्होंने लगातार अभिषेक अग्रवाल का रेकी कर हत्या की सुपारी दी थी, जिसका मुजफ्फरपुर पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके साथ कई और अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, और सफल उद्भेदन के साथ ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर लिया है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। बिहार में 300 चिन्हित स्थलों पर वैक्सीनेशन कार्य होगा। एक दिन में 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले में 10 टीकाकरण केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 4 शहरी और 6 ग्रामीण क्षेत्र में हैं। 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण अभियान से पहले स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई। राज्य के सभी चिन्हित केंद्रों पर 5 सदस्यीय टीम रहेगी। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में मंगलवार को टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि टीकाकरण के बाद व्यक्ति को आधे घंटे तक केंद्र पर ही रोककर निरीक्षण किया जाएगा। पूरी तैयारी है। 16 तारीख के वैक्सीनेशन के लिए 10 जगह हम लोगों को चिन्हित करके भेजा गया है।
इसमें SKMCH, प्रसाद नर्सिंग हॉस्पिटल, टेलीकैम हॉस्पिटल, ये हमारा सदर हॉस्पिटल, गायघाट, कटरा, बुचहार, और इसी के दरमियान DM साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई जिला सभागार में, और उसके पश्चात हम लोग अपना यहाँ जो है सो उसकी पूर्णता के लिए मीटिंग कर रहे हैं, और इसके भी सब लोगों को डायरेक्शन दे के मीटिंग खत्म किए हैं। हमारा सब जगह 10 जगह व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गई है, और उसका मुख्य रूप हम लोग एक दिन पूर्व भी कर लेंगे। इसी संदर्भ में ड्राई रन भी हम लोगों ने दिनांक 11 ये करवा लिया है। जिला स्तर से पदाधिकारी को मीटिंग के लिए भेजा गया था, और ब्लॉक वाला 10:30 बजे समय दीजिए। हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। आप अपना सुविधा तो कराइएगा, उनका सुविधा गाइडलाइन ना कहिए कि सर 10:30 बजे जिला में हम लोग को 2 बजे बुलाया से लोगों को निर्देश है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यहाँ नहीं छोड़े, और हर वर्ग में इसका पालन करें। वहाँ प्रखंड सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल ये चलेगा। दूसरी चीज़ है कि आप लोगों को जरूर जागरूक किया जाए कि तुरंत वैक्सीन के बाद आप फ्री नहीं होते। 2 डोज वैक्सीन करना है। पहला डोज 28 दिन के बाद, 15 दिन के बाद एंटीबॉडी फॉर्मेशन, 42 दिन के बाद ही सुरक्षा का सुरक्षित। SKMCH सदर अस्पताल के अलावे शहरी क्षेत्र के 2 नर्सिंग होम, प्रसाद हॉस्पिटल और केजरीवाल अस्पताल को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि बोचहां, कटरा, गायघाट, कुढ़न्नी, मीनापुर और मोतीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कोरोना टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम टीकाकरण के 28 दिनों के बाद दूसरा टीका पड़ेगा, और दूसरे टीके के 14 दिनों के बाद ही पूर्ण प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। इस बीच कोविड के लिए सभी सावधानियों को व्यवहार में लाएं। DM ने कहा कि पहले दिन 50 वर्ष से अधिक उम्र के या वैसे व्यक्ति जिन्हें अन्य बीमारियां भी हैं, उन्हें टीके नहीं लगाए जाएंगे। 16 तारीख से कोविड-19 का वैक्सीनेशन की शुरुआत मुजफ्फरपुर ज़िले में हो रही है। इसके लिए यहाँ 10 टीकाकरण केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 8 गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं और 2 प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं, और सभी जगह पर ड्राई रन करा लिया गया है। सभी लोग जो हैं वो बिल्कुल उनको ट्रेनिंग उपलब्ध करा दी गई है। इसलिए जो 5 लोगों की टीम एक टीकाकरण केंद्र पर रहेगी, जिनके माध्यम से टीकाकरण किया जाना है। प्रत्येक केंद्र पर एक दिन में 100 लोगों को टीका देने की व्यवस्था की गई है, और इन सभी लोगों को हम लोग पूर्व से ही सूचित कर देंगे। और हर जगह 3-3 रूम रहेगा, एक वेटिंग रूम, एक वैक्सीनेशन रूम और एक ऑब्जर्वेशन रूम। हम लोग आश्वस्त हैं कि पूरे अच्छे तरीके से टीकाकरण का कार्यक्रम होगा, और पहले चरण में मुख्यतः जो प्रायोरिटी तय की गई उसके हिसाब से जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को चिन्हित किया गया है टीकाकरण के लिए। वैसे करीब 20,000 से भी अधिक लोगों को यहाँ रजिस्ट्रेशन किया गया है। उन लोगों को लगातार टीकाकरण का कार्य कराया जाएगा। क्या सावधानी? इसमें निजी अस्पताल कर्मी भी शामिल हैं। हेल्थ फैसिलिटी का मतलब हुआ जो डॉक्टर्स, नर्सेस, ANM के साथ साथ किसी भी फैसिलिटी में काम करने वाला, हेल्थ फैसिलिटी में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, यदि किसी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, किसी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में काम करने वाला हर एक व्यक्ति इसमें सम्मिलित है। इसमें हम लोग अभी प्लान ये कर रहे हैं कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को फर्स्ट फेज में हम लोग अभी नहीं दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोगों को अभी दिए जाने का प्लान नहीं है। बाकी जिन लोगों को दिया जाना है उनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया, उनको सूचित करके टीकाकरण का कार्य आरंभ कराया जाएगा। क्या क्या सावधानियां बरती जाएं? देखिए, सावधानियां सारी हैं। बेसिकली AEFI मैनेजमेंट होता है। कोई भी एडवर्स यदि इफेक्ट होता है जो सामान्यतः नहीं के बराबर होता है, इसके बावजूद पूरा हेल्थ
जो सेक्टर है, हम लोग की हेल्थ फैसिलिटी है पूरी तरह से वेल इक्विप्ड है। वहाँ डॉक्टर्स की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, एम्बुलेंसेस रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं वो सारे उपलब्ध रहेंगे। कहीं कोई समस्या की बात नहीं है, किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए। पूरी तरह से सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। सभी लोग को बेहतर तरीके से ट्रेनिंग भी उपलब्ध करा दी जा चुकी है। कोल्ड चेन मेंटेन करना इसमें बहुत मायने रखता है, तो उसको लेके कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ILR पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है और अभी हम लोगों ने 10 सेशन साइट चिन्हित किया है, और जबकि उससे काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे पास ILR उपलब्ध है, तो अभी कोल्ड चेन मैनेजमेंट की कोई समस्या मुजफ्फरपुर में रोड रेज की एक घटना में एक बाइक सवार ने एक ऑटो ड्राइवर को गोली मार दी। घायल ऑटो ड्राइवर के सीने में और हाथ में गोली लगी है और उसे गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना अहियापुर थाना इलाके में संगम घाट के पास NH57 की है। लगातार हो रही हत्या लूट की वारदातों के बीच रोड रेज की इस घटना से पुलिस बेचैन हो गई है। ऑटो चालक टुल्लू राय अपने एक साथी के साथ दूसरे ऑटो से SKMCH से सुधा डेयरी जा रहा था। आगे NH57 पर उसके ऑटो ने एक बाइक सवार को क्रॉस कर दिया। इससे गुस्साकर बाइक पर सवार 2 युवकों ने ऑटो को ओवरटेक करके घेर लिया। बाइक सवार युवक ने ऑटो के चालक को गाली देना शुरू कर दिया। इस पर टुल्लू ने जब बाइक सवार को रोका तो उस पर गोली चला दी। घायल टुल्लू के साथी चालक फैजान अहमद ने बताया कि बाइक सवार अपराधियों ने 2 गोलियां चलाई, जो टुल्लू के हाथ और सीने में लग गई। सीने में लगी हुई गोली नहीं निकाली जा सकी है। सूचना मिलने पर अहियापुर थानेदार के साथ DSP टाउन राम नरेश पासवान दौड़े आए। DSP ने ICU में जाकर घायल टुल्लू से बात की और घटना की जानकारी ली। DSP राम नरेश पासवान ने बताया कि घायल टुल्लू से बाइक सवार अपराधियों का हुलिया लिया गया है। उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर घायल टुल्लू के परिजन इस घटना से सदमे में हैं। मुजफ्फरपुर इन दिनों अपराधियों के निशाने पर है। लगातार लूट के दौरान हत्या की घटनाएं हो रही हैं, जिससे पुलिस की नींद उड़ी हुई है। 10 दिनों में हत्या, गोलीबारी, लूट, डकैती की दर्जन भर से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। हम लोग को जानकारी हुआ, फ़ोन आया कि टुल्लू को किसी ने गोली मार दिया। तो हम लोग आए, जब तो मालूम चला कि मेडिकल से पश्चिम संगम घाट से आगे इसको गोली लगा हुआ है। तो हम लोग आए, उसको उठा के यहाँ माँ जानकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, एडमिट हुआ। फिर उनका एक्सरे हुआ था, एक्सरे में पता चला कि 2 गोली लगा हुआ है। एक बाँह में, जो गोली आर पार हो चुका है, एक गोली दाहिने सीने में लगा हुआ है, दाहिने साइड से, जो गोली अंदर अभी फंसा हुआ है। जब इनसे पूछा गया, अभी हम ही पूछे थे, बात हुई, तो बोले कि हम 0 माइल से टेम्पो पकड़ के मेडिकल गए। मेडिकल से टेम्पो पकड़ के हम सुधा डेयरी जा रहे थे, चांदनी चौक से आगे। उसी बीच में संगम घाट से आगे टेम्पो वाले को और एक बाइक वाले से झड़प हुआ, यानी लफड़ा हुआ। लफड़ा के दौरान ये बीच बचाव करने गया, जिसमें गोली चला दिया, जो 2 गोली इनको लगा। हम लोग को मालूम करा, अभी ठीक है, बात तो कर रहे हैं, बस एक गोली इनको अंदर फंसी हुई है। एक ऑटो सवार हैं, ऑटो चालक जो जा रहे थे ऑटो से ही आगे बैठे हुए थे। पीछे से 2 मोटरसाइकिल वाले आए और टेम्पो चालक से झंझट करने लगे कि भाई चकमा क्यों दिए आप। इसने कहा कि चकमा हमने नहीं दिया है। उसी पर वो गोली चला दिया मोटरसाइकिल सवार। वो इंजर्ड है, उसका बयान लेकर के आगे कार्रवाई की जाए। मंगलवार की दोपहर काजी मोहम्मदपुर थाना के बख्शी कॉलोनी मोहल्ले के एक घर से एक व्यक्ति के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते फौरन पुलिस ने पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मृतक की पहचान माड़ीपुर बख्शी कॉलोनी के 45 वर्षीय मोहम्मद इरफान के रूप में की गई। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहम्मद इरफान पिछले 17 दिसंबर से लापता था। परिजनों ने काफी खोजबीन की, पता नहीं चलने पर परिजनों ने काजी मोहम्मदपुर थाने में 19 दिसंबर को इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा लगातार ढूंढा जा रहा था। वहीं आज दोपहर अचानक मोहल्ले के एक बंद पड़े घर से उसका शव बरामद किया गया है। ऐसा है कि अभी हम लोगों को मालूम चला कि इसमें एक बॉडी लटकी हुई है, तो हम लोग अभी आए तो प्रशासन को भी इन्फॉर्म किया गया कि आखिर क्या है। तो अभी यहाँ पे नीचे उतारा गया तो इनके बॉडी से पेपर निकला है, जो मोहल्ले के ही हैं, जो लगभग 15 से 20 दिन पहले से वो लापता है। तो अभी उनके घर वाले ने शिनाख्त किया है कि हाँ वो उन्हीं के ये बॉडी है। तो अब ये पुलिस ही खबर कार्रवाई करके पता करेगी कि ये कैसे हुआ है या नहीं हुआ। हम लोगों ने तो पूरा शहर या अदर शहर भी जाके देखा था,
सारे ऑटो में भी पोस्टर्स वगैरह लगवा दिए थे कि हाँ ये लापता है, गुमशुदा है, और किसी को कुछ खबर इसकी जानकारी मिलती है तो इन्फॉर्म किया जाए, लेकिन कहीं से कोई न्यूज़ आया नहीं। लास्टली आज ऐसा पता चला है तो यहीं पे ही बॉडी मिली है। ये इनका दुकान था मार्केट में ही, वो स्टेशनरी का दुकान या स्टेशन पे ही दुकान था उनका, तो वही चला रहे थे। वो बीते लगभग 17 दिसंबर से ही वो लापता है। रात का मिल लिए और उसके बाद वो लापता हो गए, तो तब से खोजबीन चल रही थी। लेकिन बॉडी देखने से तो प्रतीत हुआ है कि पूरा सड़ा हुआ है। पता नहीं वो खुद से वो चले गए वहाँ पे डाला गया या कोई डाल दिया गया है, ये पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जैसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ है गड़बड़। अब क्या है वो तो पुलिस ही देखेगी। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर नेहरू युवा केंद्र की ओर से मंगलवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने युवाओं को प्रेरित करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जागरूक किया। वहीं विवेकानंद की 159वीं जयंती पर मुजफ्फरपुर विकास एवं निर्माण मंच की ओर से शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में आयोजित समारोह में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि विवेकानंद के विचारों पर चलकर ही भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। मौके पर मंच के संस्थापक रमेश केजरीवाल, समाज सेवी मोहन सिन्हा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। नेहरू ये आज हम लोगों ने नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, उसके कार्यक्रम के दौरान युवाओं से विचार विमर्श किया। युवाओं को हम लोगों ने यह मोटिवेट करने का प्रयास किया है कि जीवन में लक्ष्य बनावें और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो। और जो युवाओं का आह्वान किया गया है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि वह अपना बेहतर लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और भारत की जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति होनी है उसमें पूरा अपना सहयोग देंगे। विवेकानंद का जन्मतिथि है और इसे हम लोग युवाओं के सम्राट के रूप में मनाते हैं। इस संदर्भ में, इस अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं नवयुवक समिति में और उनके किए गए कामों आज चर्चाएं हो रही है। विवेकानंद जी किस तरह से सही विदेशों में जाके अपने हिंदुत्व का प्रचार किया और किस तरह से उन्होंने उसका वर्णन, उसका गुणगान और उसको आत्मसात करके ही देश विश्व गुरु बनेगा। इसलिए आज विवेकानंद जी के बातों का अमल करना है और उस पर आदमी को, अपने को, पूरे भारतवासी को एक सम्मानपूर्वक जो उनका संदेश था उसे घर घर तक पहुंचाकर हम अपने पूरे समाज और पूरे देश को एक वैभव पर पहुंचाए। मुजफ्फरपुर में सीएचसी की बड़ी लापरवाही के कारण मुसहरी ग्रामीण क्षेत्र पर कोरोना के प्रसार की आशंका मंडरा रही है। कोरोना जांच के बाद पीपीई किट को स्वास्थ्य कर्मी फेंक दे रहे हैं। उस पीपीई किट को किसान अनजाने में उठाकर ले जा रहे हैं और फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों में पुतला को पीपीई किट पहनाकर खड़ा कर रहे हैं। पीपीई किट के डर से जंगली जानवर भागे या ना भागे, कोरोना वायरस का खतरा जरूर बढ़ गया है। एक ओर केंद्र और राज्य सरकार टीकाकरण की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर जांच के बाद किट को लापरवाही बरतते हुए फेंक दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेला जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। डॉक्टर या प्राइवेट नर्सिंग होम या कोई आदमी जहाँ तहाँ फेंक रहे हैं, इससे जो ऐसे तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि पीपी किट को जनरल वेस्ट में भी 3 दिन के बाद जो है सो काउंट हो जाता है, तो उसको जो है सो, लेकिन इस ढंग से लोगों में हैवॉक क्रिएट हो जाता है। 72 घंटे के बाद ना, 72 घंटे से पहले तो हाँ तो दिक्कत कर सकता है। 3 घंटे के बाद, 3 दिन के बाद तो जनरल वेस्ट में आ जाता है, लेकिन 72 घंटे तक तो बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। तो इस ढंग जो कर रहे हैं इसे गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। इससे पब्लिक में हैवॉक क्रिएट हो जाता है। सब पब्लिक तो सब चीज़ जानती नहीं है, क्योंकि किट को कोरोना से जोड़ देता है
वक्त में थोड़ा सा संतोष पैदा होगा, घबराहट पैदा होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को इसको सुरक्षित रूप से डिस्पोज करना चाहिए। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाएगी इस प्रकार का जो कृत्य कर रहे हैं उन पर? शिकायत मिलने पर तो कार्रवाई होगी ही। खबरों को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी प्रज्ञा। वसुधा कल्याण आश्रम की ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती सह श्री कल्याण मित्र सम्मान समारोह का आयोजन छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन सभागार में किया गया। समारोह में जिला के वरिष्ठ समाज सेवियों को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वसुधा कल्याण आश्रम की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इसके वसुधा कल्याण आश्रम के संस्थापक श्री पवन जी महाराज ने हम लोग को आमंत्रित किया और सम्मानित भी किया। इनका जो लक्ष्य है वो गरीबों की सेवा करना, अपाहिजों की सेवा करना, ये अपने लक्ष्य में सदैव तत्पर रहते हैं। इनको मैं बाबा गरीबनाथ की तरफ से साधुवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि हर साल स्वामी जी का ये जन्म दिवस मनाएं, इसी तरह से मनाएं और विस्तृत रूप से मनाएं। वसुधा कल्याण आश्रम की ओर से आयोजित आज का यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र को पूरे समाज में जो युवा वर्ग है खासकर उसको लक्ष्य करके किया गया है, ताकि स्वामी जी के जीवन चरित्र से ये सभी जो हमारे युवा वर्ग हैं वो अपना आदर्श और लक्ष्य को उसके अनुसार आगे ले सकें और ऊर्जा से भरें और समाज के कल्याण के लिए आगे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एनएसएस की ओर से एलएस कॉलेज के बीबीए हॉल में स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर ओपी राय ने उपस्थित छात्र छात्राओं को स्वामी विवेकानंद की जीवनी से अवगत करवाया। और सारे बच्चे ही नहीं, हम चाहते हैं सारे शिक्षक कर्मचारी भी युवा बने रहें, वो 80 साल की उम्र तक युवा बने रहें। जो पढ़ते लिखते रहेंगे, नए नए बच्चे के बीच रहेंगे, वो अवश्य युवा बने रहेंगे। बच्चे लोगों को नैतिक मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है, उनको भला क्या है बुरा क्या है इसके ज्ञान का अभाव होते जा रहा है, उसको जगाने के लिए विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी और माँ शारदा जी के शरण में जाना ही होगा। सब मिलके आज बच्चे लोगों को, महाविद्यालय के शिक्षक लोग प्रेरणा स्वरूप अपने स्पीच से, अपने वाणी से विवेकानंद जी के कृतित्व व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। और आज एक निबंध प्रतियोगिता विवेकानंद जी के विचारों पर रखा गया है प्रकाश डालने के लिए। और दूसरा, एक उन बच्चे लोगों को आज अभाव हो रहा, शुद्ध आवेदन भी लिखने में परेशानी हो रही, तो उनको आवेदन लिखने के लिए भी सिखाया जा रहा, अपने करियर को कैसे संवारें। इसी के लिए आज संकल्प लेने का दिन है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सारे बच्चे, युवा सब संकल्पित हों। जो लंगर सिंह कॉलेज से जो बच्चा निकले वो उनमें वैसा चरित्र हो जो रामकृष्ण परमहंस जी, माँ शारदा से और स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित हो। आरबीबीएम कॉलेज में भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपस्थित कॉलेज के शिक्षकों ने स्वामी जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। 12 जनवरी युवा दिवस है और युवाओं का एक तरीके से कहिए आज ही एक यज्ञ प्रारंभ हुआ है जो पार्ट 2 का एग्ज़ाम है। तो बहुत कुछ तो हम लोग महाविद्यालय में नहीं कर पाए, नहीं तो हम लोग पूरा युवा सप्ताह मनाते थे, लेकिन एनएसएस की तरफ से हम लोगों ने आज स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और युवाओं को यह संदेश दिया कि वो स्वामी जी के जीवन से सीख लें, उनको अपना आदर्श बनाएं, उनके बारे में चर्चा करें, उनके बारे में बातचीत करें, ताकि स्वामी जी का व्यक्तित्व आने वाली पीढ़ी के सामने वे रख सकें। वे हमारे प्रेरणा स्रोत थे, हैं और सदैव रहेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर गायत्री परिवार की ओर से मंगलवार को अखाड़ा घाट स्थित गायत्री शक्तिपीठ में आयोजित कार्यक्रम में ऑडियो एवं वीडियो के माध्यम से लगभग 100 छात्र छात्राओं के बीच युवा संदेश दिया गया। मौके पर परिवार के जिला सह संयोजक अमिताभ कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में गायत्री परिवार हर साल की भांति गायत्री मंदिर में युवाओं के बीच में स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती मना रही है। कोरोना काल में तो सभी स्कूल कॉलेज बंद है, तभी
नज़दीक के बच्चे लोग को बुला के स्वामी विवेकानंद जयंती का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वामी विवेकानंद का जो उद्देश्य बताया गया है युवाओं के बीच में कि कैसे आपको चलना है। स्वामी विवेकानंद की एक उक्ति है, उठो जागो रुको नहीं, जब तक देह है तब तक पहुंच जाओ। यह युक्ति ही जीवन में बदलने का प्रयास, अगर इस एक युक्ति को ही कोई भी आदमी अपने जीवन में उतार ले, लास्ट में उन्होंने ये भी कहा था कि जितना बड़ा संघर्ष होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी। उनको जीवन के एक 39 साल ही वो जिंदा रहे, मगर 39 साल में ही और इतना बड़ा काम कर दिए सारे विश्व के लिए कि उनका एक एक शब्द अगर कोई भी युवा अपने जीवन में अगर उतारे तो युवाओं को निराशा नहीं मिले। भारत के वैभव विश्व का आनंद स्वामी विवेकानंद महान राष्ट्रवादी योद्धा सन्यासी थे। केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण संसार के युवाओं के लिए आदर्श प्रतिमान है स्वामी विवेकानंद। समृद्ध भारत की सांस्कृतिक परंपरा और आध्यात्मिक चेतना स्वामी जी के माध्यम से शिकागो के विश्व धर्म संसद में विराट रूप से प्रस्तुत हुई थी। यह बात आमगोला स्थित शुभानंदी परिसर में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वाधान में आयोजित संवाद विवेकानंद में परिषद के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पंकज ने कही। राम इकबाल सिंह, राकेश स्मृति समिति के सचिव ब्रजभूषण शर्मा, बिहार गुरु और मिशन भारतीय के अध्यक्ष अविनाश तिरंगा सहित कई अन्य लोग ने अपना विचार प्रकट किया। आज का यह आयोजन विश्व जिसे युवा दिवस के रूप में आयोजित करता है, हम अपने देश में 12 जनवरी को विवेकानंद की जयंती का आयोजन युवा दिवस के रूप में ही करते हैं। युवा शौर्य के रूप में इसे देखा जाता है, क्योंकि केवल भारत के लिए नहीं, संपूर्ण संसार के लिए विवेकानंद से बड़ा युवाओं के लिए प्रेरणा का दूसरा कोई आदर्श नहीं है। ऐसे स्वामी विवेकानंद जो महान राष्ट्रवादी योद्धा सन्यासी थे, उन्हीं पर केंद्रित एक संवाद, और यह संवाद केवल आज भर नहीं, संवाद का सत्र कई दिनों तक हम चलाएंगे, लगातार विवेकानंद पर चर्चा करेंगे। और यह आयोजन अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वावधान में है, मुजफ्फरपुर की इकाई द्वारा यह संयोजित है। और इसमें हम विवेकानंद का जब स्मरण करते हैं तो विवेकानंद का एक संघर्षपूर्ण व्यक्तित्व, एक वेदांत चिंतन से भरा हुआ मस्तिष्क, एक विराट हृदय और स्वस्थ शरीर, और इस सब के साथ साथ केवल अपने समय को देखने वाला दृष्टिकोण ही नहीं, बल्कि आने वाले समय को भी आंदोलित करने का जिसके पास वैचारिक बल है, ऐसे विवेकानंद का स्मरण करना हम अपनी समृद्ध परंपरा, अपने सांस्कृतिक वैभव, अपनी भारतीयता और विश्व बंधुत्व का भी स्मरण करते हैं। मंगलवार को स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा नया टोला स्थित कार्यालय पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर परिषद के महानगर सह मंत्री दीपांकर गिरी, विश्वविद्यालय अध्यक्ष पुष्कर सिंह, प्रशांत गौतम, प्रभात श्रीवास्तव सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम था युवा दिवस, जैसे कि विद्यार्थी परिषद सालों वर्षों से विद्यार्थी परिषद युवा दिवस के माध्यम से कार्यक्रम करते आई है। तो आज 12 जनवरी है, तो हम लोग 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है, तो उस उपलक्ष्य में हम लोग आज स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह का आयोजन किए थे, जो कि विधिवत संपन्न रहा। और इस स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के समारोह पर हम लोगों ने युवा के किस प्रकार से वो जागृत हो सकते हैं और अपने दिशा से भ्रमित न हो करके देश के लिए, राष्ट्र के लिए कैसे अपना कार्य कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने आज कहा है। और इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे और हम लोग पूरे सप्ताह युवा सप्ताह के रूप में मनाने का कार्य करते हैं। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।